हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएच स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज पीवाईक्यू यानी कि परसेंटेज के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैं आज कराने वाला हूँ सारे गत वर्षों में किसी न किसी कंपटीशन में आए हुए हैं। यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन जो आज हम संग्रह पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस का, सभी कोई ना कोई किसी न किसी कंपटीशन में आया हुआ है। यानी कि आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ होने वाली है। परसेंटेज क्या होता है, इसका बेसिक क्या है, मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको सब पूरा समझाया है। जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप देख लेना। तो परसेंटेज का बेसिक आप उस वीडियो में देख सकते हैं। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे कि गत वर्षों में जो परसेंटेज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी न किसी कंपटीशन में आए हुए हैं, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। अब ये पहला क्वेश्चन है 3600 के 50% के 40% के 30% के 20% का मान है। यहां पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और ये वाला क्वेश्चन यूपीएसआई यानी कि दरोगा भर्ती की दिसंबर 2021 के जो पेपर हुआ था तब का आया हुआ सवाल है ये। अब यहां पर देखो, मैंने जैसा बताया था कि आपको कि बेसिक में इससे पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। तो इसमें 3600 के 50% के 40% के 30% के 20% का मान बताना है। अब क्या है, जैसे ये लिखा हुआ है 3600, पहले एक काम करते हैं 50%, 40%, 30% और 20% की फ्रैक्शन बना देते हैं। यहां पे बना देते हैं 50% की फ्रैक्शन किस तरीके से बताई थी कि परसेंट अगर हटाना है तो 50/100, 5 ही करना 5, 5 दूनी 10, यानी कि 50% की फ्रैक्शन 1/2। इसके बाद 40% की फ्रैक्शन 40/100, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इसके बाद 30% की फ्रैक्शन 30/100, तो 0 से 0 कट जाएगा, ये भी 3/+। इसके बाद 20% की फ्रैक्शन 20/100, यानी कि 20 ही कम 20 और 20 पंजे 100। ये हो गई हमारी फ्रैक्शन। हम फ्रैक्शन क्यों निकाल रहे हैं? फ्रैक्शन से सवाल की जो कैलकुलेशन है वो छोटी हो जाती है और सवाल सरल हल्का हो जाता है बहुत। तो वैसे ये थोड़ी इजी फ्रैक्शंस है, ये हमें वैसे मुजावानी याद होनी चाहिए अगर हम कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और परसेंटेज पढ़ रहे हैं। तो ये ऐसी फ्रैक्शंस हमें पता होनी चाहिए कि 30% की फ्रैक्शन 3/10 होती है, 50% की फ्रैक्शन 1/2 होती है, या 40% की फ्रैक्शन 2/5 हो जाती है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां से 3600 के, तो यहां लिखेंगे 3600। अब के लिए लगाते हैं हम गुणा का निशान, के का के लिए गुणा का निशान लगाते हैं, गुणा। अब 50% है तो 50% का मतलब क्या है 1/2, तो 3600 का 50% ये हो गया 1/2। फिर इसका भी, फिर कहा है 50% के यानी कि इसका भी, फिर 40% यानी कि इसी का 40%, 40% की फ्रैक्शन है 2/5 गुणा, यानी कि 40% का भी कितना 30%, तो 30% की फ्रैक्शन 3/10 गुणा, फिर 30% का भी कितना 20% का मान बताना, यानी कि 30% का 20%, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, इसका हमें मान बताना है। यहां पर अगर हम इस तरीके से करते 3600 गुणा 50% के लिए हम 50/100 भी लिख सकते थे, यानी कि ये वाली कहानी भी हम यहां लिख सकते थे इस तरीके से। यहां पर यहाँ 40/100, यहाँ 30/100, यहाँ 20/100, यानी कि हम किसी की परसेंट निकालते हैं तो उस संख्या से जिसकी परसेंट निकालते हैं उससे गुणा करके बटे में 100 लिख देती है। परसेंट हटाने के लिए हमें बटे में 100 लगाना होता है। अब फ्रैक्शंस के बाद अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल वे में, जैसे ये गुणा होती है बिल्कुल सीधी सीधी गुणा कर देंगे, क्योंकि भिन्न में गुणा होती है सीधी सीधी। इस तरीके से जैसे कि यहां से अगर कुछ कट रहा हो तो हम काट सकते हैं, जैसे ये 2 से ये 2 कट सकते हैं, इस वाले 0 से नीचे वाले 0 से ये 0 कट सकता है। यानी कि नीचे की जो संख्याएं होती हैं और बीच में अगर गुणा का निशान है तो नीचे वाली संख्याओं से ऊपर वाली संख्या कट जाती है, यानी कि हर से अंश, अंश से हर कट जाता है। तो यहां पर है जैसे ये 5 है तो 5 ही कम 5, 5 से काट देंगे, 5 छत्ते 35 और 5 दूनी 10, ये हो गया। अब हमारा क्या बचता है, ऊपर बचता है 72 और ये वाले 3, यानी कि 72 गुणा 3, और बटे में बचते हैं केवल ये वाले 5, तो 72 गुणा 3/5, 72 और 3 ही गुणा कर देंगे, 72 दिया 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 216, और बटे में 5 ऐसे ही रहे हमारे बिल्कुल एज इट इज। 5 से भाग करेंगे, 5 चौक 20
बचा एक, 16 5 दिया 15, बचा एक, पॉइंट लगाया 0 हो गया, 5 दूनी 10, 43.2। इसका मतलब 36 के 50% के 40% के 30% के 20% का मान 43.2 आएगा। ये आपका आंसर। विकल्प कौन सा ठीक? ये हमारा सेकंड वाला विकल्प ठीक है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मैं जितने भी क्वेश्चन आज कराने वाला हूं सब क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, गत वर्षों में किसी ना किसी परीक्षा में, चाहे वो एसएससी की हो, रेलवे की हो, या यूपी पुलिस की हो, या यूपीएसआई की हो, या कोई भी एग्जाम हो सकता है, किसी ना किसी एग्जाम में वो क्वेश्चंस आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और जिसमें कुल छात्र 14,400 हैं और आईटी व सीएसई विभाग में छात्रों की संख्या बताइए। ये सवाल वैसे तो डीआई का क्वेश्चन है, पाई चार्ट बनाया हुआ है इसमें, लेकिन इसमें परसेंटेज का जिक्र किया है, यहां परसेंटेज है, तो मैंने इस क्वेश्चन को भी परसेंटेज से ही जोड़ दिया है। ये क्वेश्चन यूपीएसआई दिसंबर 2021 में जो परीक्षा हुई थी उसमें आया हुआ है। अब इसमें क्या है, इसमें ये ट्रेड दे रखी है कि सिविल में 18% बच्चे हैं, ईईई में 20%, ई एंड आई में 17%, सीएसई में 19%, आईटी में 16% और मैकेनिक में 10%। इसी तरीके से ये बच्चे जुड़े हुए हैं और ये हम यहाँ टोटल अगर निकालेंगे तो पूरा 100% बैठेगा। 19, 17, 20, 18, 10, 16 इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो सबका 100% बैठेगा। अब इसमें बताना है आईटी व सीएसई विभाग में, आईटी और सीएसई विभाग में कितने जो है स्टूडेंट हैं। पॉज करिए एक बार। इस सवाल में हमें बताना है कि आईटी व सीएसई विभाग में छात्रों की संख्या कितनी है, यानी केवल इस वाले विभाग में और इस वाले विभाग में, क्योंकि मैंने बताया था अभी आपको कि इन सब का जो परसेंट है, इन सब का जो जोड़ है, सम है, वो है 100। इसका मतलब ये हुआ कि 100% जो इक्वल है वो कुल छात्र यानी कि 14,400 के इक्वल है। यानी कि बात ये आई कि 100% जो है, 100% जो इक्वल है वो 14,400 के इक्वल है। बात समझ में आई? दोबारा से एक बार थोड़ा सा और रिदम में समझेंगे कि इसमें 18% सिविल में, ट्रिपल ई में 20%, 17, 19, 16, 10 इस तरीके से परसेंट के हिसाब से बच्चे बटे हुए हैं। अब इसमें क्या रखा है कि अगर कुल छात्र 14,400 हैं तो कुल छात्र का मतलब ये कुल छात्र है, यही टोटल छात्र है, क्योंकि 18, 20, 17, 19, 16, 10 ये सब हम अगर जोड़ेंगे तो ये 100 बैठेगा। इसका मतलब 100% जो है, यानी कि जो कुल छात्र है, कुल छात्र का मतलब 100% जो छात्र हैं वो 14,400 हैं, यानी कि 100% जो इक्वल है वो 14,400 के इक्वल है। यहां तक बात क्लियर है। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे कहा है कि आईटी व सीएसई विभाग में छात्रों की संख्या बताइए। तो भाई आईटी और सीएसई विभाग में कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं? तो आईटी विभाग में है 16, यानी कि आईटी विभाग में है 16 प्लस सीएसई विभाग में है 19। आईटी विभाग में 16 और सीएसई विभाग में है 19, तो 16 और 19 ये हो गए हमारे 35%। इसका मतलब हमें ये बताना है यदि 100% 14,400 है तो फिर उसका 35% कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी भाषा में इसका 35% निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो पहले 35% की फ्रैक्शन बना लेंगे यहाँ पे। ये 35% की फ्रैक्शन 35/100, तो 5 सत्ते 35, 20 पंजे 100। 35% की फ्रैक्शन हो गई 7/20, यानी कि 14,400 का 7/20 अगर हम निकाल दें तो हमारा आईटी और सीएसई विभाग के छात्रों की संख्या निकल आएगी। तो यहां से 0 से ये 0 कट जाएगा और 2 से विभाग करेंगे इसको, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 0 कट चुका है, 1 0 बचा है, तो ये हो गया 720। तो 720 गुणा 7, 7 0 0, 7 दूनी 14 के 4, 7 सत्ते 49 और 1 50, 5,040। इसका मतलब ये हुआ कि आईटी और सीएसई विभाग में 5,040 बच्चे पढ़ते हैं। यदि कुल बच्चे 14,400 हैं तो 5,040 कौन सा विकल्प है? पहला विकल्प। पहला विकल्प हमारा ठीक है। इसी प्रकार यदि किसी भी ट्रेड के बच्चे हमें पूछते होते, किसी भी ट्रेड के बच्चे पूछे होते, ईई के पूछे होते, ई एंड आई के पूछे होते, तो हम इसकी फ्रैक्शन बना करके
14,400 जो कि हमारा 100% है उससे आसानी से गुणा कर देते हैं, क्योंकि हमें अगर 100% हमें किसी की वैल्यू दे रखी है और उसमें फिर हमें परसेंट निकालनी है तो आसानी से हम उसकी फ्रैक्शन की गुणा करके कोई भी मान निकाल सकते हैं। तो यहां तक क्लियर है, इसका पहला ऑप्शन ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर और विज्ञान का 1 पेपर था। यानी कोई परीक्षा होती है जिसमें गणित के 3 पेपर होते हैं, अंग्रेजी के 2 पेपर होते हैं और विज्ञान का केवल 1 ही पेपर होता है। अब क्या कहा है, सभी पेपर 100 अंकों के हैं। इसका मतलब हर एक पेपर 100 अंक का है। यानी गणित के 3 हुए तो इसका मतलब गणित हो गया 300 अंक का। फिर कहा है 100 अंक के थे। एस कोई व्यक्ति है जिसको गणित में तो 60% मार्क्स मिले हैं। यानी कि एस को गणित में 60%, अंग्रेजी में 70% और विज्ञान में 50% अंक मिलते हैं। सभी पेपरों में उसका प्रतिशत कितना है ये बताना है। यानी कि उसको गणित में तो 60% अंक मिल गए, अंग्रेजी में 70% और विज्ञान में 50% अंक मिलने के बाद ये बताना है ओवरऑल, यानी कि सभी में उसका परसेंट कितना बना। पहला है 61.67, 61.33, 60.67 और ये पूरा 60% है। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ था फरवरी 2025 में, उसमें आया हुआ है ये पेपर। अब इसको सॉल्व करने का बिल्कुल इजी मेथड, इजी तरीके से करेंगे जैसे करते आए हैं। सवाल में कहा है हमने 3 विषय की जिक्र किया है, तो मैथ को लिख लेते हैं हम एम, और फिर कहा है अंग्रेजी को ई और साइंस को चलो एस लिखते हैं। ये वाला एस नहीं है इसलिए मैंने इसको थोड़ा कट कर दिया है, ये साइंस है। अब मैथ के कितने पेपर हुए हैं, 3 पेपर हुए हैं और प्रत्येक पेपर कितने का है, 100 अंक का। तो इसका मतलब मैथ का जो पूर्णांक हुआ, यानी कि मैथ का जो पूर्णांक आया हमारा 300 आया। 3 पेपर हुए हैं, एक पेपर है 100 नंबर का, तो 3 पेपर कितने हो गए, 300 नंबर के, ठीक है। फिर उसके बाद कहा है अंग्रेजी, अंग्रेजी के 2 पेपर हैं तो 2 गुणा 100, यानी कि अंग्रेजी का पूर्णांक हुआ हमारा कितना, 200 नंबर का, बिल्कुल ठीक। साइंस, साइंस का केवल एक पेपर है, वो भी 100 ही नंबर का है, इसमें कह दिया है। इसमें कहा है सभी पेपर 100 अंकों के हैं, 100 अंकों के थे, तो ये केवल 100 नंबर का हो गया। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है। अब एक बात और कही है सवाल में, ये तो हो गए मार्क्स की, ये इसके 300 नंबर का मैथ था, 200 नंबर की इंग्लिश थी और 100 नंबर की साइंस थी, ये तो हो गई मार्क्स की बात। इसके बाद कहा है कि एस को गणित में 60% मार्क्स मिले हैं। भाई फ्रैक्शन बनाएंगे, 60% को गुणा करके भी कर सकते हैं, और फ्रैक्शन से थोड़ा ये है जगह कम होती है और हमें नॉलेज में रहती है, फ्रैक्शन याद रहती है, ज्यादा बेटर रहता है, हमें लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। 60% यानी कि गणित में मिले हैं 60%, तो 60% की फ्रैक्शन 0 से 0, 2 3 6, 2 5 10, ये हो गई 60% की फ्रैक्शन। इसके बाद तीनों की बना लेते हैं। अंग्रेजी में 70, तो 70/100 यानी कि 0 0 7/10, ये है 70% की। और विज्ञान में 50%, तो 50% की फ्रैक्शन आपको पता ही है, 1/2, यानी कि 50% की फ्रैक्शन 1/2 होती है। यहां तक ठीक है। अब क्या कहा है कि मैथ में 60%, तो मैथ में 60% मिले हैं, तो मैथ में 60% कितने हो गए, यानी कि मैथ में उसको 300 में से 60% की फ्रैक्शन 3/5, यानी कि 5 6 30 60, यानी कि 180। मैथ में उसको 60% का मतलब है 180 मार्क्स मिले हैं, कितने में से, 300 में से। फिर इंग्लिश में 200 में से कितने मिले हैं, 70%, तो 70% का मतलब 7/10, तो 0 0 2 7 14, यानी कि 140। और एक साइंस में 50%, 50% का मतलब 1/2, ये 250 बार, यानी कि 50 बार। अब हमारा पूर्णांक देखो, पूर्णांक कितने का था, पूर्णांक था हमारा 300 नंबर मैथ के, 200 इंग्लिश के, 100 साइंस के, 300 200 500 और 100 600, यानी कि 600 नंबर थे। पूर्णांक 600 नंबर का था, और 600 नंबर में से परसेंट निकालने के बाद, यानी कि परसेंट हमें देने के बाद, ये जो है 300 में से मैथ में 60% बनी, तो 60% के नंबर 180, 70% इंग्लिश में तो 70% के नंबर 140, 50% के नंबर 50, क्योंकि 100 का 50%, 100 का तो जितना भी परसेंट हो जाए वही संख्या होती है, ये बात याद रखना। तो इसका मतलब पूर्णांक ही हो गया, और ये आया हमारा प्राप्तांक।
मैं थोड़ा डिटेल में कर रहा हूँ, अगर आप जब एग्जाम में करेंगे तो इतना हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखें और अपना आंसर ढूंढें। यहां पर है 180, 140, 320, 320 और 50, 370। यानी कि इसका सवाल ये बन गया कि 600 में से 370 अंक मिले तो कितने परसेंट हो गए। तो परसेंट जब हम निकालते हैं तो क्या किसकी परसेंट निकालना है, 370। यानी कि 370 जो है वो 600 के कितने परसेंट है, सवाल ये बनता है। जब भी कभी हम परसेंटेज निकालते हैं मार्क्स की, यानी कि जो हमारा रिजल्ट कार्ड होता है उसकी परसेंटेज हम निकालते हैं, तो हम हमेशा ऊपर रखते हैं प्राप्तांक, यानी कि जितने हमें नंबर मिले हैं, और अपॉन में रखते हैं, बटे में रखते हैं जो हमारा पूर्णांक था, टोटल नंबर कितने के थे, क्वेश्चन कितने नंबर का था, और गुणा में 100 निकाल के परसेंट निकाल देंगे। 0 से 0 कटेगा, इस वाले 0 से ये भी 0 कटेगा। 37 की 10 से गुणा होगी, आएगा 370 और बटे में ये 6, 6 छंग 36 बचा 1 10, 6 ही कम 6 बचे 4 40, 6 छंग 36 फिर 40 फिर 6 छंग 36। जब 6 से चलेगा तो हम 6 लिखने की बजाय एक बार 7 लिख देंगे, यहां तक टॉपिक खत्म हमारा। कुल मिलाकर बात ये आई कि ओवरऑल तीनों पेपरों में उसकी 61.67% बनी, और विकल्प इसके हिसाब से हमारा पहला विकल्प ठीक है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को पहले 15% घटाया, ठीक, उसके बाद फिर 20% बढ़ाया, यानी कि पहले घटाई गई है परसेंट में, फिर संख्या वो बढ़ाई गई है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है। यानी कि ऐसे समझें कि 15% घटाने के बाद फिर जब ये 20% बढ़ाई तो ये संख्या जो थी, जो मूल संख्या थी पहले, उससे बढ़ गई, और बढ़ी कितनी, 78 बढ़ गई। यानी कि 15% घटाने के बाद फिर 20% जो बढ़ाई है उसमें वो संख्या 78 बढ़ गई मूल संख्या से, जो शुरू में मानी थी हमने, यानी कि जो संख्या शुरू में थी, बिल्कुल घटाने से भी पहले थी संख्या, उस संख्या से 78 बढ़ गई। फिर कहा है मूल संख्या ज्ञात कीजिए, ये बताना है कि वो संख्या थी कितनी। पहला विकल्प है 2600, 5200 दूसरा, तीसरा विकल्प 4500 और चौथा विकल्प 3900। ये भी सवाल एसएससीजीडी के जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है फरवरी में 2021 2025 में आया हुआ है। ठीक है, इसको भी सिंपल वे में करते हैं। बिल्कुल देखो, एक संख्या है, मान लो हम कोई भी संख्या मान सकते हैं। हम ऐसे सवालों में एक संख्या मानते हैं, माना संख्या। मैं अभी थोड़ा आपको लिख करके बता रहा हूं, आप जब परीक्षा में एग्जाम हॉल में सॉल्व करें तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना मान सकते हैं, थोड़ा डायरेक्टली लिख सकते हैं। माना संख्या 100 यूनिट, 100 यूनिट मान ली हमने कोई संख्या, क्योंकि संख्या को हम 100 एक्यूरेट नहीं मान सकते, क्योंकि परसेंट में भी कुछ फ्रैक्शन बनेगी, वो फिर उससे मैच खा जाएगी, तो इसलिए हम यूनिट करके मान लेते हैं। तो हमने संख्या 100 यूनिट मान ली है। अब क्या करा, ये 100 कोई चीज है, अब इसको हमने पहले क्या किया, 15% बढ़ाया, सॉरी घटाया, 15% घटाया। देखो 15% की फ्रैक्शन, घटाना बढ़ाना मैंने इससे जो बताया था, पिछली वीडियो बनाई थी परसेंटेज के बेसिक पर, उसमें बिल्कुल घटाना किस तरीके से घटती है परसेंटेज, किस तरीके से बढ़ती है, कैसे फ्रैक्शंस हैं, क्या है, सब कुछ बेसिक मैंने उसमें पढ़ाया है और बता भी दिया है कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। 15% की फ्रैक्शन, 15% की फ्रैक्शन होती है 15/100, 5 या 15, 20 पंजे 100, 5 से कट गए। अब कमी की बात हो या घटने की बात हो तो हम क्या करते हैं, जो हमारा हर होता है उसमें से ऊपर वाली संख्या अंश को घटा देते हैं। अब क्योंकि घट रहा है, संख्या घट रही है, तो इसका मतलब घटने की जो फ्रैक्शन बनी 15% की, 15% जो घटने की फ्रैक्शन बनी वो बनी 20 में से 3 गए 17/20, यानी कि 15% के घटने की जो फ्रैक्शन है वो है 17/20। तो क्योंकि हमारी संख्या 100 यूनिट वाली है और ये 15% घटी है, तो इसका मतलब जो 100 यूनिट थी वो 15% घटने के बाद, यानी कि 17/20 करने के बाद अब इतनी बची। अब ये बच गई संख्या, यहां तक क्लियर है। घटाने के बाद ये संख्या बच गई। कैलकुलेशन अभी नहीं करेंगे, इसमें 20% बढ़ाने के डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे बिल्कुल आसानी से। अब इसके बाद कहा ये संख्या आ गई घटने के बाद, 100 यूनिट से घटने के बाद, फिर बाद में है फिर 20% बढ़ाया। अब इसको 20% बढ़ाया, तो बढ़ाने के लिए हम प्लस देंगे 20%, 20% की फ्रैक्शन
20 कम 20 और 20 पंजे 100। और जब बढ़ने की बात आई है तो बढ़ने के लिए हमने जैसे अभी घटाया था घटाने के लिए, अब बढ़ने के लिए ऊपर वाला जोड़ देंगे। 5 और 1 6/5। इसका मतलब ये हुआ 20% के बढ़ने की फ्रैक्शन 6/5 होती है। तो बड़ा है तो 20% बढ़ गया तो 6/5 हो गया। यहां तक क्लियर है। अब बिल्कुल इसको सॉल्व कर लेंगे और जो कट रहा है उसको काट देंगे। देखो ये 20 से 20 ही कम 20 और 20 पंजे 100 और ये 5 से 5 कट गए, यानी कि 17 छिक्का 100। 102 क्या माने थे हमने? यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि संख्या जो थी 100 थी और 100 से बढ़कर कितनी हो गई? 102। कितनी बढ़ गई? पहले 100 थी अब 102 हो गई, तो इसका मतलब 2 बढ़ गई। अब 2 यूनिट जो ये बढ़ गई संख्या हमारी 2 यूनिट, तो एक्चुअल में बड़ी कितनी है सवाल के अकॉर्डिंग? 78। यानी कि 2 यूनिट के अकॉर्डिंग जो एक्चुअल में बड़ी है संख्या वो 78 बड़ी है। तो इसका मतलब 2 यूनिट बराबर है 78 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 78/2। बिल्कुल सही है। यहाँ का 39 बार कटा, यानी कि एक जो यूनिट बराबर है वो 39 के बराबर आया। यहां तक बिल्कुल बात क्लियर है। अब हमें निकालना है मूल संख्या, क्या मानी थी हमने? 100 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर है 39 के, तो हमें निकालनी है मूल संख्या 100 यूनिट के बराबर है। तो ये मूल संख्या यहां लिख करके जो हमारी 100 यूनिट थी और 39 के बराबर है 1 यूनिट, तो ये 3900 हमारा आ जाएगा मूल संख्या। बिल्कुल सिंपल वे में। और इसमें हमारा विकल्प सही होता है चौथा होगा। एसएससी जीडी का फरवरी 2025 में आया हुआ पेपर क्वेश्चन है। बिल्कुल आसान वे में समझा आपने। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो आपको लाइक कीजिए वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखें। जॉर्ज ने एक नया भूखंड खरीदा जिस पर तत्काल बाड़ा लगाया जाता है, जिस कारण कार्य क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई, यानी कि लंबाई के साथ चौड़ाई, लंबाई और साथ चौड़ाई भी 11% कम हो गई। क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत कमी बताइए। सवाल का मतलब है कि सवाल में एक भूखंड है, भूखंड में एक क्या है, इस तरीके से समझो, प्लॉट है। इस तरीके भूखंड का मतलब एक प्लॉट है। आज प्लॉट पर क्या किया गया है कि एक तत्काल बाड़ा लगाया गया है। बाड़ा का मतलब है यहाँ पर कोई इस तरीके से पेड़ वेड़ लगाए गए हैं या फिर कोई बंदी की गई है इस तरीके से, इस तरीके से। अब ये बंदी की जाने के बाद क्या किया है, कार्य क्षेत्र की लंबाई और साथ चौड़ाई भी 11% कम हो गई। यानी कि जो लंबाई थी ये भी कम हो गई और जो चौड़ाई थी ये भी कम हो गई। लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि अब जो कार्य क्षेत्र नपेगा वो यहां से आएगा, इतना इतना, यानी कि जो इतना वेस्ट हो गया ये लगभग 11% है दोनों तरफ से, कुल लंबाई का और कुल चौड़ाई का। तो 11% ये जो कम हो गया है, तो इसमें कहा है कि क्योंकि ये मान लो इसका एरिया मतलब क्षेत्रफल पहले कुछ और रहा होगा, अब ये कम हो गया तो कुछ और क्षेत्रफल हो गया है। तो ये बताना है कि क्षेत्रफल जो है कुल कितना कम हो गया, पहले कितना क्षेत्रफल था, उसके बाद ये कितना क्षेत्रफल हुआ, कि जो मतलब कितने % ये क्षेत्रफल कम हो गया है, ये बताना है। तो वही बिल्कुल सिंपल वे में करेंगे। देखो यहां लिखते हैं पहले, समझाने के लिए मैंने बता दिया है कई बार कि आप जब एग्जाम हॉल में पेपर करेंगे तो ये इतना डीपली मतलब इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है, केवल अपना शॉर्ट मेथड से कर देंगे। शॉर्ट मेथड का मतलब है केवल संख्या लिखेंगे। अब मैं यहाँ पहले बात करके लिखा हूँ समझाने के लिए, तो आपको इसको बहुत ज्यादा इसको लिखने की जरूरत नहीं है। पहले और बाद में, पहले लंबाई करते हैं, लंबाई और यहाँ चौड़ाई। इसका मतलब है कि पहले लंबाई हम मान लेते हैं 100। इसमें यूनिट मानने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि और कोई भी संख्या इस सवाल के अंदर नहीं दी है। जैसे कि पिछला वाला सवाल किया था उसमें 78 दिए थे, तो 78 जो थी एक संख्या थी, इसलिए हम संख्या 100 नहीं मान पाए थे, यूनिट मानना पड़ा था। अब इसमें केवल परसेंट दी है, परसेंट के लिए हम संख्या मान सकते हैं क्योंकि और संख्या सवाल में नहीं है, तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। तो हमने मान लिया पहले लंबाई 100 थी, 100 मीटर सेंटीमीटर या 100 इकाई कहेंगे हम, यानी कि पहले लंबाई 100 इकाई थी। अब भाई 100 इकाई थी तो लंबाई कितनी कम हो गई? 11%। अब अभी मैंने बताया था कि 100 पर कितने भी % कम हो या बढ़े तो वही संख्या घटती है या बढ़ती है। यानी कि जैसे 100 पर 11% कम हुई है लंबाई, तो इसका मतलब 11 ही कम हुई होगी और ये बचा है 89। 100 पे से 11% यानी कि ऐसा समझे 100 इकाई लंबाई थी
और 100 इकाई लंबाई में से क्या हुआ, 11% कम हुई, तो इसका मतलब 11 कम हुई, तो बची 89। अब इसके बाद हम चौड़ाई भी 100 ही मान लेते हैं, तो अपनी मर्जी है, 200 मान लो, वैसे चौड़ाई तो कम ही रहेगी, 50 मान लो, 80 मान लो, उसके अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं 100 इसलिए मान रहा हूं ताकि 11% से कोई दिक्कत नहीं आए, आसानी से हम 11 कम करके 89 लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्या है, ये पहले लंबाई कितनी थी 100, फिर लंबाई कितनी हो गई बाद में 89, पहले चौड़ाई कितनी थी 100, फिर चौड़ाई कितनी हो गई 89। बात करेंगे क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई का मतलब 100 और 100 की गुणा करेंगे कितना आएगा 10,000। इसका मतलब क्षेत्रफल कितना आया 10,000 वर्ग इकाई, पहले क्षेत्रफल था ये। अब बाद में क्षेत्रफल कितना होगा 89 की गुणा 89 से, यानी कि 89 और 89 की गुणा करेंगे, तो 89 और 89 की गुणा करेंगे, यानी कि 89 का वर्ग होता है 7,921। 89 और 89 का वर्ग आया 7,921, यानी कि इन दोनों ने गुणा करी ये आया, इन दोनों ने गुणा करी ये आया। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों जो आए पहले और बाद के क्षेत्रफल आ गए। अब पूछा है कि क्षेत्रफल में कमी कितनी हुई है, तो भाई पहले क्षेत्रफल 10,000 था और बाद में क्षेत्रफल कितना रह गया 79,21 रह गया, तो फिर कमी कितनी हुई, तो हम लिख देंगे कमी कितनी हुई, कमी के लिए 0 में से 1 गया, 10 हो जाएंगे, 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ 9, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ रह गए कितने 9, 9 में 7 गए, कुल मिलाकर 2079 की कमी आई, 2079 वर्ग इकाई की कमी आई। अब परसेंट कमी, कोई भी चीजें हमारे पास हैं, अब हमें परसेंट कमी निकालनी है, कितने पर निकालनी है, ये चीजें हैं तो हम आसानी से कमी या बढ़ोतरी निकाल सकते हैं। यानी कि 2079 की कमी हुई कितने पे 10,000 पे, 2079 की कमी आई कितने पर 10,000 पर, तो परसेंट के लिए लगाना है तो 100 पर कितनी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, नीचे 2 जीरो बचे, जब 2 जीरो बचे तो पीछे से हम 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे। अभी जब संख्या में पॉइंट नहीं पता कहाँ है तो इसका मतलब लास्ट में पॉइंट है, तो 2 के बाद लाएंगे, एक यहाँ के बाद, तो यहाँ जाएगा, तो हो जाएगा 20.7। बात ये आई निकल करके कि लंबाई और चौड़ाई 11% कम हो गई है, उसके बाद जो क्षेत्रफल में कमी आई है वो 20.79% कमी आई है, परसेंट कमी आई है। तो ये विकल्प कौन सा सही है हमारा, पहला वाला विकल्प ठीक है, यूपीएसआई नवंबर 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला सवाल है कि किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाता है, मूल मूल्य प्राप्त करने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। यानी कि जो मूल्य बढ़ा है फिर उसके बाद हमें जहां से बढ़ा था वो वहीं वापस लाना है, तो कितने परसेंट की कमी करनी होगी। यानी कि एक बात याद रखें कि अगर कोई मूल्य बढ़ जाता है तो मान लो 20% बढ़ा है, तो कभी भी जल्दबाजी में आकर के अगर उसको वापस घटाया गया है तो ऐसा नहीं है कि 20% घटाया तो मूल मूल्य पर आ जाए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो बढ़ता है वो मूल मूल्य पर बढ़ता है, लेकिन जब हम घटाते हैं उसको तो फिर वो परसेंट जो उसकी घटती है वो उस हिसाब से घटती है जहां पर वो पहुंच गया है, उस हिसाब से घटती है, मूल मूल्य से परसेंट फिर नहीं घटती है। जैसे कि यहाँ पर 20% मूल्य बढ़ा है तो आप चाहे तो 100 से भी कर सकते हैं या फिर फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। 100 से करना आसान रहेगा कि माना पहले मूल्य था 100 रुपए, अब बढ़ा के 120 हो गया। यहां तक बात क्लियर है। पहले था किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपए था, अब बढ़ के 20% मतलब बढ़ा दिया जाता है वो, तो 20% बढ़ने के बाद हो गया 120 रुपए। यहां तक क्लियर है। इसके बाद कहा है मूल मूल्य प्राप्त करने के लिए नए मूल्य में, यानी कि इसमें कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब बात आ गई है इस पर, तो जब मूल मूल्य जब हम प्राप्त करेंगे तो इसमें से घटाएंगे 20, यानी कि अगर हमें मूल मूल्य पर जाना है तो हमें कमी करनी होगी 20 रुपए की, लेकिन 20 रुपए की जो अब कमी होगी वो इस 120 पर होगी। पहले जो 20 रुपए बढ़े थे वो इन 100 पर बढ़े थे, क्योंकि 100% मतलब 100 रुपए का 20% लगा तो 120 हो गए आसानी से। लेकिन अब जो 20 रुपए की कमी हो रही है वो नए मूल्य पर हो रही है। लाइन में कहा भी है नए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो नए मूल्य से मतलब है अब तो 120 पर 20 रुपए कम हुए हैं,
यानी कि 20 रुपए की कमी हुई है कितने रुपए पर, 120 पर, तो 100 पर कितनी, ये हमारा परसेंट बनेगा। 0 से 0 कटेगा और 2 से ये 6 बार, 2 6 12, इधर 100 और बटे में 6, सॉरी 6, तो 6 से जब हम काटेंगे इसको तो 6 ही कम, एक बार 2 से काट लें, 2 से ये 50 बार और ये 3 बार, 2 3 6, फिर उसके बाद 3 ही करा, 3 बचे 2 20, 3 6 18 बचे 2, तो 2/3 कर देंगे इसको, यानी कि 50/3 जो होता है 16 से ही 2/3 की फ्रैक्शन होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो संख्या बड़ी थी तब 20% बड़ी थी, लेकिन उसको अब हमें 16 से ही 2/3% अगर हम कम कर देंगे तो फिर वो अपने मूल मूल्य पर वापस आ जाएगी। ऐसा इसीलिए है कि जो बड़ी थी वो मूल मूल्य पर बड़ी थी, अब जो घटेगी वो इस पर घटेगी। ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2025 नहीं 2022, गलत गया था वो, 2022 में आरआरबी 2022 में ये रेलवे के ग्रुप डी का क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है धनुष अपनी बचत का 22% वृद्धाश्रम में, यानी वृद्धाश्रम के लिए, बचत का 23% अनाथालय के लिए और बचत का 24% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान करता है। सारा कुछ जो इसने दान किया है फाउंडेशन को वो बचत का ही किया है, इसमें अभी कोई मूल वेतन का या शेष बचे का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जो उसकी बचत थी उसमें से ही वो उतने उतने परसेंट निकालता जा रहा है। इसके बाद है बचत की शेष राशि, यानी कि अभी भी बचत ही है, बचत की शेष राशि ₹9300 बैंक में जमा कर देता है, उसका वेतन बताइए। फिर नीचे एक लाइन है जबकि वेतन का 40% उसकी बचत राशि है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपने इसको थंबनेल में भी देखा होगा कि इसमें साफ साफ मतलब हर बार जो है बचत का ही जिक्र किया है, बस लास्ट में कह दिया है कि जो उसकी बचत है, जो बचत है वो उसके वेतन की 40% है, लेकिन पूछा उसका वेतन ही है कितना है। ऐसे समझे कि मान लो अगर उसकी 100 रुपए अगर उसकी कमाई है, वेतन उसका 100 रुपए है, तो उसकी बचत जो है 40 रुपए है, वेतन का 40% बचत है, तो अगर उसका वेतन 100 रुपए है तो फिर उसकी बचत है 40 रुपए, और उस 40 रुपए को भी उसने इस परसेंट और इतने परसेंट और इतने परसेंट करके दान किया है, और फिर उस 40 रुपए में से ही जो रुपए बचे हैं उन्हें फिर उन्हें ऐसा समझे यूनिट माना है एक तरीके से, 40 यूनिट सॉरी 40 यूनिट में से जो रुपए बचे हैं वो 9300 के हमारे बराबर है। बिल्कुल बढ़िया सवाल है। अब इस सवाल को हम पहले थोड़े से लॉन्ग मेथड से करेंगे, फिर शॉर्ट मेथड से करेंगे। इसमें करते हैं माना, क्योंकि हर बार जो इसमें जिक्र है वो बचत का जिक्र है, तो हम अगर इसकी बचत निकालने की बचत आखिरकार हो कितनी रही है तो हम इसको सवाल में आसानी से फिर उसकी हम वेतन निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर बचत हमसे निकालनी आ गई या हमने बचत निकाल दी तो फिर बचत क्या, फिर 40% उसकी बचत है तो आराम से वेतन निकाल देंगे 40% की फ्रैक्शन से। क्या करते हैं, माना बचत राशि, सॉरी बचत, थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं, ये भी वैसे शॉर्ट मेथड ही है, लेकिन थोड़ा सा इसको एक्स मान कर थोड़ा सा लॉन्ग मेथड के तरीके से समझ के करेंगे, क्योंकि सवाल बहुत अच्छा सवाल है। फिर उसके बाद हम जो है थोड़ा सा शॉर्ट मेथड अपनाएंगे। माना बचत राशि कितनी, x, ठीक है। अब हर बार बचत का ही क्या है तो कितना, यानी कि जो दान किया है, यहां पर दान लिखे हम, तो दान किया है 22% प्लस 23% प्लस और 24%, कुल मिला के जो दान किया है इसने अपनी बचत का 22, 23, 45 और 24, 69। इसका मतलब ये आया कि जो उसकी बचत राशि थी उसका 69% उसने दान कर दिया है। साफ साफ लिखा है धनुष अपनी बचत का 22% वृद्धाश्रम के लिए, बचत का 23% अनाथालय के लिए और बचत का ही 24% सहायता के लिए, चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान करता है। हर बात बचत का ही कर रहा है, तो बचत ही हमने मान ली थी x, और कुल दान जो किया है वो 69% दान किया है अपनी बचत का, तो उसकी बचत का 69% दान किया है उसने, x का 69%, समझेंगे एक बार, 69/100। इसका मतलब ये हुआ
69x/100 इतने रुपए, यानी कि इस जो बचत राशि थी उसकी x रुपए, उसमें से 69x/100 रुपए उसने खर्च कर दिए, दान कर दिए। अब बचत राशि में से भी कुछ पैसा बचा है, ये बचा है जो उसने बैंक में जमा किया है, यानी कि ये जो बचत राशि है x, इसमें से जो उसने दान कर दिया, ये दान कर दिया इतना रुपया, ये दान किया है। दान 69% क्या है, अब x का 69% यानी कि बचत का 69%, ये 69x/100 होगा। अब इस जो इसने दान किया है कुल बचत में से, अभी बचत की बात चल रही है, वेतन की बात नहीं है, एक बात दिमाग में डालना है, क्योंकि यहाँ पर बचत का जिक्र है। ये बचत का जो बचत की जो दान करने के बाद पैसा बचा है वो जमा किया है, तो बचत ये है, और दान करने के बाद कितना बचेगा ये बताएंगे। 31 की x से गुणा करेंगे यहाँ पर 31, सॉरी 100 की x से गुणा करेंगे यहाँ पर 100x माइनस 69x/100, यानी कि 100 में से 69 गए 31x, हाँ 31x हो जाएगा, तभी बार बार जुबान पर 31x आ रहा था। 31x यानी कि 31x/100 इतना पैसा जो है बचत के पैसों में से दान करने के बाद बच गया। 31x/100 रुपए जो बचे हैं दान करने के बाद, जो उसकी बचत थी उसमें से बच गए, और ये पैसा उसने बैंक में जमा किया, ये वाला पैसा। और ये पैसा है किसके बराबर, ये पैसा जो बचा है उसने वो बैंक में जमा किया, और बैंक में जमा पैसा है 9300 रुपए, तो उसके बराबर रख देंगे हम क्वांटिटी। अब 9300 रुपए बचा, इसकी इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 31x बराबर 9300 गुणा 100, तो x बराबर देखो 93, 2 जीरो 93 वाले और 2 जीरो 100 वाले बटे 31, 3 बार सॉरी 31 93, 3 बार कटेगा, x बराबर आया आपका 30,000। इसका मतलब ये हुआ, x क्या माना था बचत, इसका मतलब बचत कितनी थी उसे, 30,000 रुपए की बचत थी उसे, यानी कि धनुष को 30,000 रुपए की बचत थी। तो हमें बताना है वेतन। अब वेतन क्या है भाई, वेतन जो ये बचत है वेतन का 40% है। मैंने जो इससे पहले वीडियो परसेंटेज की बनाई है उसमें बताया है कि किसका क्या परसेंट दे रखा होता है तो कैसे निकालते हैं, या किसी की कोई परसेंट दे रखी होती है तो कैसे निकालते हैं। अब देखो ये जो है ऐसे समझे कि ये जो 30,000 रुपए हैं ये 40% के बराबर है। 40% की फ्रैक्शन 40/100, इसका मतलब यहां समझे, यानी कि अगर मूल वेतन 40 रुपए है, सॉरी 100 रुपए है, मूल वेतन अगर 100 रुपए है तो 40 रुपए उसके क्या है, बचत के पैसे, यही है ना। कहा है ना वेतन का 40% उसकी बचत है, यानी कि 40% बचत है, तो इसका मतलब ये हुआ नीचे वाला क्या होता है, मूल चीज होती है। तो अगर उसका वेतन 100 रुपए है तो 40 रुपए उसके बचत के हैं, तो इसका मतलब ये हुआ 0 से 0 काटेंगे, इसको करेंगे सॉल्व कर लेंगे पहले 2/5। अब यहां से इसका मतलब ये हुआ 5 रुपए अगर उसको कमाता है तो 2 रुपए बचाता है, तो 2 यूनिट, ऐसे कहेंगे 2 यूनिट ये बराबर होंगे, 2 यूनिट हमारे कितने के, 30,000 के, क्योंकि 40% की फ्रैक्शन क्या, 2/5। अब 2/5 का मतलब क्या है कि 5 ये जो है ये कमा रहा है, कंपैरिजन किससे है, उसकी बचत से, वेतन का, तो वेतन नीचे वाला और बचत ऊपर वाली, तो ये एक्चुअल में जो 2 है ये डेडिकेट करेंगे हमारे 30,000 को, और एक करेगा 30,000/2 यानी कि 15,000। तो हमें निकालनी कितनी है, उसका मूल वेतन, मूल वेतन क्या है नीचे वाला 5,000, 5 तो 5 गुणा 15,000, इसका मतलब 75,000, 15×5 75। धनुष का जो मूल वेतन था 75,000 था, ये दूसरा वाला विकल्प ठीक है। अब इसको हल्का सा थोड़ा सा शॉर्ट मेथड से करेंगे, ये मैंने x मान करके और कैलकुलेशन भी बहुत मैंने खुल के की है, अब थोड़ा सा शॉर्ट विधि से इसको करेंगे। अब इसमें क्या है, देखो हमने जैसे ऐड कर रखा है कि उसका दान जो है, कुल दान कितना है, यानी कि यहां पर कर दें, यहां से चलता है शॉर्ट मेथड हमारा। शॉर्ट मेथड भी लॉन्ग मेथड से रिलेटेड होता है, बस उसमें कैलकुलेशन की कमी हो जाती है। अब क्या है, उसने दान किया है 69%, यानी कि दान है 69%, ये दान है। अब 69% में दान करने के बाद 69% की फ्रैक्शन कितनी बची है, 69/100, यानी कि दान किसका कर रहा है, बचत का। तो अगर बचत 100 रुपए की है उसे, तो 69 रुपए वो दान कर रहा है, 100 रुपए की बचत है तो 69 रुपए दान,
तो फिर बचे कितने रुपए उसके पास, ये बचे, यानी कि 100 रुपए की बचत थी, 69 उसने दान कर दिए, तो बचे कितने, 31 रुपए, है ना। और एक्चुअल में कितने रुपए बचे, यानी कि 31 तो डेडिकेट करा हमारा, एक्चुअल में बचे कितने, 9300 रुपए जो बैंक में जमा किए हैं, यही तो बचे हैं बचत में से दान करने के बाद। तो ये बचत में से ये दान होगा, ये बच गए, और एक्चुअल में बचे 9300 रुपए, तो ये इसको डेडिकेट करा। तो एक डेडिकेट करेगा हमारा, देखो अभी निकाला था हमने कितना, 300, बिल्कुल सही है। और इसकी फिर नीचे क्या है, बचत, ऊपर क्या है, ये बचत है, ये दान है, और ये दान करने के बाद बचा है, तो हम निकाल लेंगे पहला 100%, यानी कि उसकी कुल बचत, ये बचत देखेंगे यहाँ पे, तो 100% डेडिकेट करेगा 30,300 गुणा 100, यानी कि 30,000, ये तो आ गई उसकी बचत। अब बचत के बाद बाकी 30,000 आ गए, बाकी का सवाल यहाँ से बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब 30,000 क्या है, उसकी बचत है, अब 30,000 बचत है, और बचत है 40% उसके मूल की, तो फिर क्या करेंगे, तो यानी कि 40% की फ्रैक्शन अभी बनाई थी हमने 2/5, अब सवाल वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। अब जो ये ऊपर वाला है, जो ऊपर वाला है वो है हमारी बचत, और बचत कितनी आई है, 30,000, तो 2 डेडिकेट करेगा हमारा 30,000 को, और 1 डेडिकेट करेगा हमारा 15,000 को। तो हमें निकालना है वेतन, तो मूल वेतन है नीचे, क्योंकि ये 40% की फ्रैक्शन किसे किसे रिलेट कर रही है, एक तो वेतन को और एक उसकी बचत को। तो ऊपर हमारी बचत हो गई, और बचत कितनी है, 30,000, तो 2 डेडिकेट कर दिया 30,000 को, 1 डेडिकेट करेगा 15,000 को, और जब हमें वेतन ने मूल वेतन निकालना, तो मूल वेतन है नीचे 5 गुणा 15,000, ये हो गया 75,000, सॉरी 75,000। यहाँ तक क्लियर है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन का संग्रह किया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे तो हम। मैंने जितने को जो मोस्ट टॉपिक थे, मोस्ट क्वेश्चन थे, वो उठाए हैं। आई होप कि आगे को भी मैं और आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, और जो चैप्टर हैं बाकी के, उन चैप्टर को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कराऊंगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वीडियोज़ के लिए, और जो एकेडमिक क्लास है हमारे 10th और 12th के मैथ के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़िए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।